हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन में सो गए होंगे, क्योंकि अब तो लॉकडाउन रहा भी नहीं। कितना अनलॉक एक के बाद एक फेज़ आते जा रहे हैं। सो दोबारा से अपनी पढ़ाई अच्छे से शुरू कर दो। एंड स्कूल्स भी खुलने में ऑलमोस्ट कई जगह तो खुल गए हैं, अब खुलने वाले हैं। ठीक है, तो कम टू द पॉइंट, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, हमने लास्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया था, याद है। एंड sp3 sp2 तीन टाइप्स किए। एंड उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि किसी कंपाउंड में जिसमें लोन पेयर्स नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर हैं, उनकी शेप हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ VST-PR थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन, है ना। एंड मैंने कहा था उसके बाद नेक्स्ट की कुछ और हम कंपाउंड्स करेंगे, फिर तीन टाइप की और हाइब्रिडाइजेशन है उनके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो जो कुछ और कंपाउंड्स जिनकी हाइब्रिडाइजेशन करनी है वो मेनली आपके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी कि इथेन, इथीन, इथाइन है, क्योंकि इनके लिए भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए, इथेन में सिंगल बॉन्ड से खाली, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3। इथेन अगर आप सिंपल लिखो, चलो मैं इथेन का ही पहले करती हूँ। सिंपल उसका स्ट्रक्चर आप कैसे करोगे? अगर आप मतलब ऑर्गेनिक टाइप उसके हिसाब से स्ट्रक्चर दिखाना चाहो तो यही करोगे ना, C2H6 दिस वे, है ना। अब इसका अगर आपको फूल पत्ती वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो, यूजुअली हम भी अपने टाइम में उसको फूल पत्ती वाला स्ट्रक्चर कहते थे। वैसे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना, कहीं पे 3 लोब्स हैं, कहीं पे छोटे छोटे लोब्स हैं, तो हम उसे फूल पत्ती वाला स्ट्रक्चर बोलते थे। तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं। सो वो स्ट्रक्चर अगर आपको ड्रॉ करना होगा, इसके लिए तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। ये एक कार्बन है तो इसका एक अलग टेट्राहेड्रल वाला पार्ट आएगा, इसका एक अलग आएगा। ठीक है, कैसे? जो आप ऐसे ड्रॉ करते थे ना, उसको आपने टिल्ट कर देना है। ठीक, तो हम इसको टिल्ट करके ड्रॉ करते हैं। टिल्ट करना मतलब घुमा के ड्रॉ करना। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा ये टेढ़ा ड्रॉ हो गया। ठीक, एक ऐसा आपका ड्रॉ होगा। ये वाला जो लोब है इसको थोड़ा छोटा कर लो, क्योंकि बाकी लोब्स हमारे छोटे बने हैं। लोब्स का साइज आप ये जब एग्जाम में ड्रॉ करना ना, तो पेंसिल से ड्रॉ करना, क्योंकि टिल्टेड वाला ना आपका उतना प्रॉपरली ड्रॉ नहीं हो पाता है समटाइम्स। ओके, ये जो आपका बॉन्ड बन रहा है, इसलिए मैंने पैरेलली ड्रॉ किया है। उसके बाद आपका, ठीक, थोड़ा सा अगर हम इसको बड़ा बड़ा ड्रॉ करेंगे तो कैसा आ जाएगा, दिस वे। ये एक जो होता है ना, इसमें थोड़ा सा छुपा हुआ होता है, वो छोटा सा दिखता है। छुपा हुआ इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आप अगर फ्रंट से देखोगे तो सारे तो एक डायरेक्शन में बिल्कुल क्लियरली पूरे नहीं दिख पाएंगे, इस वजह से। ठीक, तो ये आपका, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक, तो आपको जस्ट क्या करना है, जो आपने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, या आप कह सकते हैं CH4 में जो आपने फिगर ड्रॉ की थी, उसको टिल्टेड एक बार इधर ड्रॉ किया। ठीक, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे देखो, ये 3 गोले गोले मैंने बना दिए। ठीक है, ये 3 गोले किस चीज़ के हैं? ये 1s ऑर्बिटल है, सबके सब किसके? हाइड्रोजन के, यहाँ पे भी। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? ये है आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना, ऑफ कार्बन। या इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि सिग्मा बॉन्ड है। अगर बड़े, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, है ना, तो आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलो, क्योंकि ये चारों ही उसके हैं। ठीक, s और p, है ना। आपको ध्यान होगा sp3 में एक s और 3 p कंबाइन करके बना रहे हैं 4 ऑर्बिटल्स। तो ये हो गया आपका इथेन। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ एंगल क्या होता है, एंगल आपका अगेन वही जो टेट्राहेड्रल वाला है वही होगा। ठीक, सिंगल बॉन्ड है तो अब इनकी बॉन्ड लेंथ्स की वैल्यूज है, जैसे मैं आपकी बता देती हूँ। यहाँ पे आपकी है 154, है ना, कार्बन की 154 पिकोमीटर एंड कार्बन हाइड्रोजन की 109 110 के आसपास है। तो ये वैल्यूज याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कंपैरेटिव स्टडी पता होनी चाहिए। कंपैरेटिव किसकी? ये इथेन हुआ, इथीन और इथाइन का भी केस आएगा। तो किसका आप ये कह सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज़्यादा, किसकी कम, बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा, किसकी कम, वो पता होना चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू याद रहे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक,
सो आई होप आपको इथेन क्लियर हो गया होगा। अब मैं ड्रॉ करूंगी इथीन का। ये आ गया आपका, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। यस, दोनों कार्बन्स की वैलेंसी पूरी हो गई है। यहाँ आपका एक सिग्मा एक पाई इन्वॉल्व है, ठीक है। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। sp2 वाली ड्रॉ करें अब। चलो ड्रॉ करते हैं। 3 पत्ती वाला आपका ओ और ये आपका बन गया एक sp3 सॉरी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर वाले कार्बन का, ऐसे ही आपका दूसरा, ठीक। ठीक, तो देख सकते हो आप। अब लेकिन इसमें एक चीज और है, मैं ड्रॉ करती हूँ। देखो पिंक कलर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये क्या है आपका जो मैंने पिंक कलर से ड्रॉ किया है, इधर भी एंड इधर भी। देखिए आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा बन गया, इसका सेम साइज होना चाहिए, ये दिस वे, ठीक है। ओके, आप भी जब एग्जाम में ड्रॉ करना तो कोशिश करना इसका साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम रहे, एंड पेंसिल से एक बार ड्रॉ करना, देन फेयर कर लेना। सो हाइब्रिडाइजेशन है sp2, एक p खाली है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल p वाला, ये वही है, ठीक है। जो कि क्या बनाएगा, अगर मैं इसके बीच में बॉन्ड बना दूं, ये कौन सा बॉन्ड है? पाई, जिसका कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। इस एक सेंटर वाला तो ये आपका सिग्मा हो गया, है ना, सिग्मा, एंड ऊपर वाले, ऊपर नीचे दोनों वाले जो है वो एक आपका पाई बॉन्ड है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, सोचते हैं 2 पाई बॉन्ड्स हैं। नो, एक ही पाई बॉन्ड है, ये ध्यान रखिएगा। बस फर्क क्या होता है, पाई में आपके 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। सिग्मा में एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, पाई में 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है अभी। सो ये हो गया हमारा, इसकी तरह आपका स्ट्रक्चर हो गया। नॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ हमने कंपैरिजन कर लिया। अब इसमें क्या रह गया, आपका एंगल, बॉन्ड एंगल आपका सेम। जैसे आप अगर इस तरह से देखो, सेम आपका एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा 120 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल भी हो गया। अब बात आती है कि इसकी बॉन्ड ऑर्डर, इन 2 कार्बन्स के बीच में हम क्या कहेंगे, 2, है ना, डबल बॉन्ड्स बन रहे हैं। फिर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ अब यहाँ से यहाँ जब आप जाओगे, ऑब्वियसली 2 बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड आपका पाई बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स आ गए ना। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, पाई वीक है, लेकिन जब दोनों आ गए, आपके डबल बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ गई है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। यहाँ मैंने आपको 154 बताई थी ना, यहाँ थोड़ी और कम हो जाती है, 134, ठीक। इसी तरह से जब आपकी बॉन्ड लेंथ की वैल्यू चेंज हुई है, बॉन्ड एनर्जी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ 386 के अप्रॉक्स था इथेन में, यहाँ 611 के आसपास आएगा। सपोज करो 386 और 611 को जब आप माइनस करोगे तो मतलब अप्रॉक्स वैल्यू है, तो अप्रॉक्सीमेटली 265 के आसपास पाई वाले बॉन्ड की वैल्यू आती है। क्योंकि यहाँ पे देखो खाली सिग्मा था, यहाँ सिग्मा और पाई है, तो अगर इनकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज को आप माइनस करोगे तो ऑब्वियसली किसकी एनर्जी निकल रही है, वो सिग्मा बॉन्ड की, ठीक। तो हमारे 2 केसेस हमने किए, इथेन और इथीन। अब क्या रह गया, इथाइन। तो इसको मैं रब कर रही हूँ, हम इथाइन करते हैं, फिर हमारा तीनों केस कवर अप हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, क्योंकि ये ड्रॉ करने को आ जाते हैं। समझना तो चलो इजी था, मेन है ये ड्रॉ करने को आते हैं। तो ड्रॉ करने की प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, दैट इज ऑन योर पार्ट, कि आपको कितनी अच्छी आप ड्राइंग बना लेते हो, ठीक। ओके, अब sp क्या आ जाएगा, sp3 किया, sp2, यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। तो यहाँ पे आपको पता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे बनाते हैं हम, ये, ठीक। ये मैंने आपका कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया। पहले मैं सिंपल फिगर लिख लेती हूँ। सिंपल फिगर क्या थी, अगर मैं इसको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाऊँ, यही होगी ना, तो यहाँ आपका ट्रिपल बॉन्ड बनना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक चीज़ मिस हो गई, हमने यहाँ पे पिंक से मैंने ड्रॉ किया ना,
ये हाइड्रोजन भी तो आपके बनेंगे, कितने कितने हाइड्रोजन आपके लगे हुए हैं, 1s ऑर्बिटल यहाँ, 1s ऑर्बिटल यहाँ, ऐसे ही यहाँ पे भी, ठीक। कई बार जल्दबाजी में रह जाता है। तो ये 1s आपके ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन वाले लगे हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन ही है, तो इसको मैंने यहाँ पे वाइट से ड्रॉ कर दिया, एंड इधर भी, ठीक। 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के आ गए दोनों साइड, सेंटर में आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये, ठीक। एक चीज और मिस हो गई, ये आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहा है ये तो एक का है, दो का जब आपको ड्रॉ करना होगा तो दो बार ड्रॉ करना होगा ना, मैंने भी जल्दबाजी में एक ही ड्रॉ कर दिया, आई फॉरगॉट दैट। इसको थोड़ा सा मुझे छोटा ड्रॉ करना पड़ेगा सो दैट हमारे दोनों एडजस्ट हो जाएं। मैं sp हाइब्रिडाइजेशन को लेके ड्रॉ करने लगी जस्ट, चलो एक मैं इधर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, एंड ऑब्वियसली इसको ओवरलैप करते हुए हमें दिखाना है, ठीक। ये अब ये बात बन गई है ना, ये बॉन्डिंग बन गई आपकी ये वाली, यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक। और 1s आपके जैसे साइड साइड में हमने लगाने थे वो अब लगा दिए, ठीक, हाइड्रोजन वाले। अब जैसे वहां पे आपका था, यहाँ पे आपको पता है 2 p ऑर्बिटल्स खाली हैं, ठीक है ना, एक इस प्लेन में होगा, ठीक, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, यस, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन एक ये बॉन्ड बना, और दूसरा आपका ऑर्बिटल ये टिल्टेड वाला, ये मैंने इसीलिए अलग अलग कलर्स लिए हैं कि प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से सिग्मा ये बीच में एड्रेस को रब कर देती हूँ, तो ये जो टिल्टेड वाला है आपका, टिल्टेड वाले में अपने अलग अलग बॉन्ड्स बनेंगे। तो आप देख सकते हो 2 बॉन्ड ऊपर 2 बॉन्ड नीचे, है ना, यानी आपके 4 बॉन्ड नहीं है, ये 2 पाई बॉन्ड्स है ना। अगेन सेम थिंग, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन। सेंटर में आपका क्या बन गया, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, 2 आपके पाई बॉन्ड्स बन गए, एंड अगर आप ये देखो ये कैसा मॉलिक्यूल है, लीनियर, ठीक, लीनियर एंड सिलेंड्रिकल इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको पूरा ओवरऑल इस तरह से इमेजिन करो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारा घिरा हुआ है ना, सेंटर में ट्रिपल बॉन्ड है, ये आपके 1 ये 2 ये 3 इस तरह से 3 बॉन्ड्स बन गए हैं, तो ये सिलेंड्रिकल इसकी शेप है, लीनियर शेप, ठीक। सो बाकी डिग्री आपका जो एंगल है, अब हम वापस व्हाइट चॉक यूज़ कर लेते हैं, कलर्स मैंने इसलिए यूज़ किए थे कि आपको समझ में आ जाए। एंगल है आपका 180 डिग्री, ऑब्वियसली, ठीक है, शेप हमें पता लग गई, एंगल पता लग गया। अब इसी तरह बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होगी, सबसे कम 134 से भी कम इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। सो कंपैरेटिव स्टडी आपको आनी चाहिए तीनों के लिए, इथेन, इथीन, इथाइन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे दूसरे टाइप की हाइब्रिडाइजेशंस पे। सो आपने 3 टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन कर ली ना। पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो मैंने उसके बाद बताया था कि कुछ और टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन हैं, sp3d, sp3d2, sp3d3, क्योंकि आपने देखा अभी तक हमने खाली क्या किया था, वैलेंस शेल के s और p ऑर्बिटल्स इंक्लूड किए थे, लेकिन जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा ऑब्वियसली d ऑर्बिटल्स भी बाद में आएंगे ही। तो ऐसा तो है नहीं कि वो कंपाउंड्स मतलब वो आपके एटम्स या जो एलिमेंट्स हैं कंपाउंड्स नहीं बनाते, यस डेफिनेटली वो भी बनाते हैं, तो वहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही। सो इसी वजह से जो आपके हायर मैं कह सकती हूँ कि कंपाउंड्स हैं जहाँ पे डी ऑर्बिटल्स आ गए हैं उनमें ये हाइब्रिडाइजेशन भी इंक्लूड हो जाती है। जैसे मैं आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता देती हूँ पहले, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे। PF5 में sp3d, ठीक है, क्लियर है, ये आपकी है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। अब देखते हैं कैसे। सेंट्रल एलिमेंट आपका क्या है, फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, 1s2 2s2 2p कितना आएगा 6, यहाँ तक कितना हो गया 10 हो गया, 5 रह गए, 3s2 देन 3px1 3py1 3pz1, ये आपको 1 पता नहीं लग रहा होगा, ठीक। अब टोटल कर लेते हैं, 3 2 5 एंड यहाँ पे 10 थे, 15 हो गए, 15 इसका एटॉमिक नंबर था। ये है आपकी ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट हमें करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि बनाने हैं 5 बॉन्ड्स, यहाँ खाली 3 बॉन्ड बनते नजर आ रहे हैं। सो
एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक। 3px1 ऑलरेडी था, 3py1 भी था, 3pz1 भी था। अब क्या आ जाएगा यहाँ, 3d1, ऑब्वियसली 3 का ही होगा ना। अब हमारा देखो वैलेंस शेल में कितने आपके हो गए, 5 के 5, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कैसा इसकी शेप होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, ठीक, ये ऐसे, ये आपके एक प्लेन में है। और कलर मैं सेम ही ड्रॉ करती हूँ, कहीं आप ऐसा ना सोचो कि क्या फर्क है, ठीक। इसको अगर मैं फ्रंट से देखूँ तो ये थोड़ा टिल्टेड है, ऐसा करती हूँ मैं इसको थोड़ा सा, ओके। इसको अब हम क्लीन कर देते हैं थोड़ा, तो क्लियर हो जाएगा। डस्टर हमारा एक्चुअली गंदा हो चुका है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक। जिस काम के लिए ऐसे फालतू मेहनत करनी पड़े इतनी ज़्यादा, बेटर है कि उसको दोबारा प्रॉपर ड्रॉ कर लो, है ना। एक ऑर्बिटल आपका ऐसे, एक ऑर्बिटल आपका ऐसे, एक ये ऐसे। जो थोड़ा बड़ा हो गया है ये एक्चुअली छोटा होना चाहिए, दिस वे, ठीक। ये तीनों आपके ना एक प्लेन में हैं, ठीक। तीन प्लेन में, अगर आप ट्रायंगल वाली चीज जैसे सोचो वो है। ये आप देख सकते हो मैंने थोड़ा लंबा सा ड्रॉ किया हुआ है ऊपर नीचे वाले। इसको अगर आप एक्चुअल में हम दूसरी तरह से ड्रॉ करना चाहें तो ये केस है, ठीक। तो ये आप छोटे छोटे ड्रॉ कर लो और एक्सियल आपके थोड़े बड़े होंगे। ये बेसिकली आपकी शेप है pf5 मॉलिक्यूल की। क्या शेप है ये जो आपने शेप ड्रॉ की है ना, दिस इज द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कौन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्या जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये उसकी शेप है, ठीक। अब इस शेप में जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये है, जो दो लंबे हैं, ये लंबे लंबे वाले जो बॉन्ड्स है ना, ये हैं एक्सियल बॉन्ड्स। क्यों इनका नाम है एक्सियल बॉन्ड्स, क्योंकि ये एक्सिस पे है, ठीक। ये भी, ये पूरा, ये भी एंड ये भी, तो ये दो बॉन्ड्स आपके एक्सियल बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। लॉन्गर इन लेंथ, या खाली लॉन्गर भी लिख लो, किसके कंपैरिजन में, इन तीनों के कंपैरिजन में। ये तीन वाले हैं जो आपके एक प्लेन वाले, ये हैं इक्वेटोरियल, ठीक, इक्वेटोरियल बॉन्ड। ऐसे इमेजिन करो कि एक प्लेन है, इसमें ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक, एंड उसके ऊपर भी इस तरह से, सपोज मैं आपको अगर ड्रॉ करके या समझाना चाहूँ इस तरह से, ये तरीका है आपका। एक प्लेन में आपका मतलब ट्रायंगल हो जाएगा तीन डायरेक्शन में, और ऊपर नीचे आपके दो बड़े बड़े एक्सियल बॉन्ड्स हो गए, ठीक। तो इस रिगार्डिंग आपका ये जो पूरी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, अब याद रखना कि इसकी शेप क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो ऐसा लगेगा ना कि बेस आपका ट्रायंगल जैसा है एंड दो पिरामिड हैं ऊपर और नीचे जो बेस से जुड़े हुए हैं। तो ये आपने अगर याद हो, आपने शेप की हुई है ये ऑलरेडी VSCPR थ्योरी में, दैट इज द सेम थिंग हियर। सो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। हमारी शेप हो गई, हमने एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड कर लिया। इक्वेटोरियल बॉन्ड ना तीनों आपके इक्वल इन लेंथ हैं, और ऐसे ही दोनों एक्सियल बॉन्ड इक्वल इन लेंथ है। लेकिन इक्वेटोरियल और एक्सियल में जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सियल वाला आपका बॉन्ड लंबा है ज़्यादा। अब बात आती है एंगल की। ये जो आपका एक प्लेन में है, मतलब इसके और इसके बीच में है ना, जो एक प्लेन में है ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, वो आपको पता लग रहा है कि कैसा जैसा है, BF3 जैसा है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जैसा। तो इसके बीच आपका एंगल है 120 डिग्री, ठीक। तो जो प्लेन वाला था वो तीन ट्रायंगल, उसमें तो 120 डिग्री के एंगल होंगे। जो ऊपर और नीचे हैं वो क्या है, एक तरह से इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो ये एंगल आपका कितना होगा,
90 डिग्री। दो 90 डिग्री वाले आपके एंगल्स जो ऊपर है नीचे है ना, एंड बाकी इनमें आपस में जो एक प्लेन में है वो 120 डिग्री वाले एंगल्स। ठीक, सो ये था आपका पूरा PF5 मॉलिक्यूल। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कि आपने ग्राउंड स्टेट ली, एक्साइटेड स्टेट ली जैसे आप नॉर्मली करते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकाली, उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप आपने शो करी, एंड उसके बाद आपने क्या किया है, शेप बता दी इस फॉर्म में भी, और जो शेप का नाम है, ज्योमेट्री का नाम है, वो हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है, अगर मैं कहूँ लुईस स्ट्रक्चर के बेसिस पे, यानी कि VSCPR थ्योरी के बेसिस पे, ये तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हुआ ना। सेंटर में फास्फोरस है, ठीक, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 5। ठीक, तो मैं क्या करती हूँ, 1 2 3 4 5, ये 5 मैंने इस तरह से स्टार की फॉर्म में शेप ड्रॉ की है क्योंकि थोड़ा सा गैप चाहिए। ठीक है, और पांचों डायरेक्शन में यहाँ पे मैंने लिख दिया इस तरह से फ्लोरीन, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? सब में हर एक फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने होते हैं? 7। तो यहाँ भी आ गया। अच्छा, 1 2 3 4 5 6, ये आपका 7 यहाँ आ गया। 1 2 3 4 5 6, ये 7, इसका आ गया 1 2 3 4 5 6। अब हम करते हैं ऑक्टेट। फ्लोरीन का तो देखो सब जगह ऑक्टेट पूरा हो रहा है, नज़र ही आ रहा था। फॉस्फोरस का क्या केस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपकी कैसी स्पीशीज़ हो गई? थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया, इसको आई थिंक थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करना चाहिए। मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए एंड यहाँ भी आ गए। ठीक, तो ये आप अगर देखो PF5 हमने एक जगह लिमिटेशन में पढ़ा था, याद है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कहाँ से आ गया? ऑक्टेट रूल वॉयलेट कर रहा है। तो लुईस सिंबल के हिसाब से आप ये शो करोगे कि इस तरह से आपके PF5 मॉलिक्यूल का लुईस जो आपका VSCPR थ्योरी है उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप इस तरह से शेप इसकी एक्सप्लेन करोगे। एंड क्या बताओगे? इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड के बारे में। ऑब्वियसली इक्वेटोरियल एक्सियल तो यहाँ नहीं आप बताओगे, यू विल जस्ट टेल अबाउट कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ठीक, सो आई होप आपको PF5 मॉलिक्यूल क्लियर हो गया होगा। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी तरह का एक दूसरा मॉलिक्यूल जहाँ पे एक नई हाइब्रिडाइजेशन आएगी। सो PF5 की आपने sp3d जैसे हाइब्रिडाइजेशन की है, वैसे ही अगला मॉलिक्यूल है हमारा SF6। क्या करेंगे आप? सेंट्रल एटम हमारा यहाँ सल्फर होगा ऑब्वियसली, तो सल्फर के लिए आप क्या लिखोगे? पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 16 क्या है इसका एटॉमिक नंबर? चलो 1s2 2s2 2p6 10 हो गए। 3s2, इसके बाद 3px 3py लिख लिया मैंने, 3pz लिख लिया। अब इसमें पहले फिलिंग करते हैं। फिलिंग क्या करेंगे? देखो यहाँ 10 हो गया, 10 11 12, उसके बाद हमें भरने कितने हैं? 12 के बाद 4 और, तो 3 इसमें जाएंगे और चौथा फिर इसमें आएगा, यानी 2 1 1 है ना। 10 + 2 12 13 14 15 16। ठीक है, अब आप देख रहे हो हाफ फील्ड यहाँ पे खाली कितने हैं, मतलब जिन ऑर्बिटल्स में खाली एक एक इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 2 ही हैं खाली। बॉन्ड इसको बनाने हैं 6, तो आप क्या करोगे? ये तो इसका ग्राउंड स्टेट था ना, ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करेंगे हम? जैसे पिछले वाले में हमने d ऑर्बिटल को इंक्लूड किया था ना, यहाँ पे भी हम d ऑर्बिटल को इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमें पता है थर्ड शेल आ गया है, तो d ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट है। 1s2 2s2 2p6, ये तो ऐसे ही रहेगा। 3s1, ठीक है, इसको मैं पहले पूरा लिख ही देती हूँ, है ना, सो दैट x लिख दिया, y z एंड 2 मैंने 3d में आपको बताऊंगी कौन से 2 d ऑर्बिटल हैं, बट लिखने के लिए हम 3d लिखें अगर खाली तो काफ़ी है। ठीक, ओके, यहाँ पे आपका देखिए 3s2 था और 3p2, इन दोनों को आप क्या कराओगे? एक्साइट करा दोगे। इन दोनों में तो थे ही 1, इन दोनों को एक्साइट हमने करा के कहाँ ले गए हम? आगे दोनों d ऑर्बिटल्स में। तो उसके बाद हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3d2। कितने हैं टोटल? ये 6। अब हमारे 6 बॉन्ड्स बन जाएंगे। ऐसे ही कई मॉलिक्यूल में, वैसे तो देखिए अभी आपका इस लेवल पे नहीं है, आगे ये आएगा आपका कॉन्सेप्ट। ठीक, sp3d2 मतलब कि बाहर वाला d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है
हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। अगर आप ज़्यादा बड़े, तो आपका सल्फर छोटा एटम है ना, ज़्यादा बड़ा एटॉमिक नंबर वाला अगर आप मैं कह सकती हूँ कि एलिमेंट लेंगे, उनके केस में हाइब्रिडाइजेशन में बहुत जगह ये केस होता है D2sp3। मतलब D2 अगर आप sp3 लिख रहे हो तो इसका मतलब D आपका इनर वाला हो गया। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दे रही हूँ, बट अदरवाइज अभी इसी लेवल पे अगर आपको सिर्फ सिंपल सीखना है तो sp3d2 ये भी इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत से बच्चों को हो सकता है उन्होंने कभी कहीं पढ़ा हो या वैसे ही कहीं, है ना, तो उनके मन में क्वेरी होगी कि sp3d2 और D2sp3 में क्या फ़र्क है। तो उसमें जस्ट फ़र्क इतना है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात आती है, ठीक है। ये आपका +2 का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है वहाँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्योंकि ये टॉपिक वहाँ आता है। जस्ट मैंने नॉलेज के लिए आपको कि इनकेस आपका कहीं डिस्कशन हुआ हो तो किसी ने कहा नहीं नहीं sp3d2 है, कोई कहे नहीं नहीं D2sp3 है, तो उसके लिए बताया जब बाहर वाला d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है तो sp3d2। अब ऐसे कई जगह होंगे जब sp3 बाहर वाले शेल का होगा, वैलेंस शेल का, लेकिन d आपका कहाँ का होगा, इनर शेल का, ठीक है। सपोज कीजिए कोई आपका मॉलिक्यूल है जहाँ पे आपका 5s और 5p मतलब तीनों p ऑर्बिटल्स एंड 5th शेल का यूज हो रहा है, लेकिन d आपका ऑर्बिटल कौन सा यूज हो रहा है, 4d वाला, तो वहाँ आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, D2sp3, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और बाकी डिटेल में जब हम +2 का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ करेंगे, ठीक है। सो sp3d2 आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब बात आती है कि यहाँ पे आपके इसकी शेप कैसी होगी, ठीक है। pf5 आपने पिछला कंपाउंड किया था ना, वहाँ क्या था, 5 बॉन्ड्स तो बना रहा था, आपको ध्यान होगा हमने कैसी शेप की थी, ये इस तरह की ट्राइगोनल बायपिरामिडल। यहाँ आपका SF6 जो है ये काफ़ी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टा वर्ड का मतलब 8 होता है, यस, लेकिन ऑक्टा का मतलब ये नहीं है कि 8 बॉन्ड्स होंगे। इस चीज़ में बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं आपसे क्लियर कर रही हूँ। टोटल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वहाँ होती है जहाँ 6 बॉन्ड्स हैं एंड इक्वल डिस्टेंसेस पे होते हैं। इसकी शेप देखिए कैसे होगी, ठीक। ये छोटा आपका बन गया लोब, क्लियर है। ओके, ये तो बना। जैसे आप हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे ड्रॉ करते हो, एक बड़ा लोब होता है एक छोटा, ये बड़े बड़े सारे दिख रहे हैं ना। अब छोटे वाले देखिए, छोटे वाले में 5 तो आप फ्रंट में दिखाते हो, जो 6th वाला छोटा लोब है ना वो इसके पीछे है, मतलब बिलो आप कह सकते हो, ठीक है। ये आप 2D में ड्रॉ कर रहे हो ना, एक्चुअल 3D में तो आप हर एंगल से देख सकते हो। तो आपके वो 6 आपके कंबाइन कर रहे हैं ना ये ऑर्बिटल्स, एक S 3p 2d, ठीक है। तो नए ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 6। तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हुए हैं एक्चुअली, जो कि हमें इस तरह से दिख रहे हैं। तो आप अगर इसको सपोज कीजिए शेप अगर देखना चाहें, जैसे आपने उसमें ड्रॉ किया था 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड 2 एक्सियल बॉन्ड्स, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। ये चारों जो छोटे वाले मैंने ड्रॉ किए हैं ये एक प्लेन में है, एक कॉपी है सपोज करो, ठीक है, वो एक प्लेन हो गया। एंड जो आपके ये लंबे वाले बॉन्ड्स हैं वो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। तो सारे के सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं हैं, ठीक है। ये 4 बॉन्ड्स इक्वल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक। इनमें आपस में बीच, लेकिन एंगल यहाँ सब जगह 90 डिग्री है, क्योंकि आपको पता है जैसे आप रोम्बस है या रेक्टेंगल करते हो वहाँ पे इनके बीच में क्या एंगल होगा, 90 डिग्री, और इसके बीच में भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस के नाम पे अगर सॉरी एंगल के नाम पे अगर आप कहो तो सब जगह 90 डिग्री है, ठीक। क्लियर हो गया। जैसे हमने पिछला मॉलिक्यूल किया था pf5, वैसे ही हमने SF6 किया, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन निकाली एंड क्या किया उसके बाद, हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने देखा कि इसका कैसे बनेगा। फिर दूसरी तरह से भी हमने शेप इसकी डिस्कस कर ली। इसको अगर मैं ड्रॉ कर दूं, ज्वाइन कर दूं अगर, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एक तरह से क्या है कि एक प्रिज्म ऊपर बन रहा है और एक नीचे भी बन रहा है ना, दो को आपने बेस से जोड़ दिया है इस तरह से, जिसका कि आपका कैसा बेस है, स्क्वायर वाला बेस। तो इस तरह की इसकी शेप है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपकी हो गई। ये तो आपकी आप कह सकते हो एक्सप्लेनेशन किसके बेसिस पे हुई, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। शेप की जो आप एक्सप्लेनेशन थे हम यही कर रहे थे ना स्टार्टिंग से, इसका पिछले मॉलिक्यूल में भी हमने यही किया। अब अगर इसको एक्सप्लेन करना है VSCPR थ्योरी के बेसिस पे तो हम क्या करेंगे, देखिए
लुईस डॉट स्ट्रक्चर फिर से लिखेंगे हम। सल्फर आपका ऑक्सीजन वाली फैमिली का है, कितने लोन पेयर्स होंगे इसमें? ऑक्सीजन में आपके जैसे 2 लोन पेयर्स होते हैं ना, यहाँ पे मतलब एक तरह से आप इसका क्या देखोगे कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं वहां पे, 6। ग्राउंड स्टेट के हिसाब से 6 थे ना, तो आपने क्या किया, SF6 के हिसाब से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, अब इसी के हिसाब से मैंने 6 के 6 FB बना दिए, ठीक। हर F का आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7। बैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं ना, तो आपका 1 और ये 3 लोन पेयर यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी हमने वही किया, हर किसी पे आप 3 लोन पेयर और 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दोगे। ये जब एग्जाम में बनाना तो इस तरह से स्पेस देके बनाना कि खिचपिच ना हो, ठीक है। तो बेशक आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, बना बना के प्रैक्टिस करके करो, या फिर आप ऑलरेडी स्पेस दो कि आपको इस तरह से हो कि मिक्सिंग सी ना हो रही हो, क्लैरिटी नजर आ रही हो। जब भी आप एटम्स लिख रहे हो और उसके इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर रहे हो, उसके बाद चेक भी कर लेना कि सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके हो गए या नहीं हर किसी में, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ एंड इसको भी, ठीक है। चलिए, हर F का ऑक्टेट पूरा हो रहा है। ये ओवरलैपिंग हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है। आई एम जस्ट ऑक्टेट पूरा कर रही हूं मैं सारे फ्लोरीन का। और अगर हम सल्फर का पूरा करें तो आप देखिए यहां से मैं बड़ा सा एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूं, ठीक। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। PF5 में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 10। ऑक्टेट से ज्यादा थे। ऐसे ही यहाँ सल्फर में भी 12, ठीक है। तो ये भी कैसी स्पीशीज हुई? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक। तो इसकी एक तरह की रेगुलर ज्योमेट्री है एंड सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल को सिमेट्रिकल ज्योमेट्री या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल माना जाता है जब इसकी किसी की भी आपकी अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। क्लियर? अब बात आती है यहाँ पे, इस मॉलिक्यूल में इतना ही है। नेक्स्ट ऐसे ही एक और हाइब्रिडाइजेशन आपकी आएगी। मैंने कहा था ना 3 हाइब्रिडाइजेशन है। मेन आपने किया sp, sp3 और sp2, यानी पहले sp2 फिर sp3, उसके बाद क्या किया sp3d, sp3d2। अब अगली आएगी sp3d3, ठीक। तो यहाँ आपके 6 है ना, अब कितने आ जाएंगे? 7, यानी कि वहां पे आपके 7 बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। मैं इसको अगला मॉलिक्यूल हम करते हैं। ये भी हम बेसिक एक मॉलिक्यूल सबके हर टाइप के कर रहे हैं ना, उसके बाद मैं मिक्स आपसे कुछ मॉलिक्यूल डिस्कस करूंगी, ठीक। तब आपको थोड़ा और एग्जांपल्स क्लियर हो जाएंगे कि एक ही हाइब्रिडाइजेशन में और भी कई तरह के एग्जांपल होंगे ना वो, ठीक। इसके बाद तो पहले अभी हमारे वो कंपाउंड्स या वो मॉलिक्यूल्स आएंगे, कंपाउंड्स ही कहना चाहिए, जिसमें लोन पेयर भी इंक्लूड होगा। हमने अभी तक ये सिर्फ कौन से वाले किए? सिंपल वाले न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिसमें कहीं कोई लोन पेयर नहीं है। ओके, अगला मॉलिक्यूल है हमारा IF7, ठीक है। क्या आ गया अब यहाँ पे? आयोडीन, है ना। तो आयोडीन किस फैमिली से है? हेलोजन फैमिली से। ये आपका यहाँ पे वैलेंस शेल आएगा 5th, ठीक। ये आप अपने हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको सिखा चुकी हूँ, तो आपको खुद से लिखना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस खुद से कीजिए। वैसे आपका क्या होगा, जैसे सपोज करो नहीं समझ में आ रहा आपको, तो आप हेलोजन फैमिली की जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखो। क्या होती है हेलोजन फैमिली की? फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन का तो इजीली कर लोगे, BCNOF। क्या एटॉमिक नंबर है अगर आप चेक करो तो 9 सॉरी 9 के लिए कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 4 हो गए ना, 5 और करने हैं, 2py 2pz। क्या करते हो? ऐसे शो करते हो ना, 1 2 3 4 5 हो गए। सॉरी कुछ गले में फंस गया इस वजह से। तो इसी तरह से आपका यहाँ पे वैलेंस शेल, यहाँ देखो सेकंड वाला था ना, कॉन्फ़िगरेशन उसकी 2s2 एंड p में थी, तो यहाँ पे आप कैसे ऐसा ही सिमिलर लिखोगे, 5s2 5px2 5py2 5pz1। ये है ग्राउंड स्टेट। यहाँ आप देख सकते हो खाली एक ही खाली है ना। लेकिन अगर हम इन तीनों को एक्साइट करा दें, एक्साइट कराएंगे तो आपका ये तीनों आगे एक्साइट हो जाएगा। अब बात आती है
कि किस में एक्साइट कराएंगे, कौन सा आपका डी ऑर्बिटल आएगा वो देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और रहेगी पिछले वाले में, SF6 में, यस मैंने आपसे कहा था ना 2 डी ऑर्बिटल्स हैं, वो 2 डी ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, dx2y2 और dz2। ठीक है, ये जस्ट आपकी जनरल नॉलेज के लिए, जैसे हम px py pz की बात करते हैं तो आप पढ़ चुके हो, d के 5 तरह के ऑर्बिटल्स हैं। sp3d2 में जो 2 डी ऑर्बिटल्स हैं वो ये वाले हैं। यहाँ पे आपके कौन से हैं, 3 आपके डी ऑर्बिटल्स यहाँ आएंगे ना, जैसे मैं एक्साइटेड स्टेट अगर लिखूं 5s1 5px1 5py1 5pz1 एंड देन z हो गया, फिर 5d1 5d1 5d1। ठीक, ये तीनों हमने एक्साइट करवा दिए, 1 2 3 4 5 6 7, अब बन जाएंगे 7 बॉन्ड्स। हाइब्रिडाइजेशन आपकी आ गई sp3d3। तो यहाँ जो 3 डी ऑर्बिटल्स हैं वो कौन से वाले हैं, जो रिमेनिंग 3 थे dxy dyz dxz। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, क्योंकि एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है इन sp3d3 या इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कौन से 3 डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ 4 ऑप्शन जो होगी वो मिक्स करके दी होगी, हो सकता है कोई 2 ये दे दिया, एक आपका यहाँ से दे दिया, एक ऑप्शन आपकी तीनों यही होगी। तो इस तरह से आपको क्लियर होना चाहिए, sp3d3 में ये तीनों हैं, sp3d2 में ये दोनों हैं। ठीक, ओके, आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई। अब हमें यहाँ 7 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो कैसी शेप होगी इसकी, सपोज करो जैसे आपने ट्राइगोनल बायपिरामिडल किया था ना, वैसे ही यहाँ पे पेंटागोनल बायपिरामिडल है। इजी वाली मैं समझाती हूँ पहले। सेंटर में आई, पेंटागन अगर आपको बनाना होगा सपोज करो तो ऐसे, ठीक, इसको मैं ज्वाइन कर दे रही हूँ सो दैट आपको समझने में शेप इजी लगे। ये देखिए, ये पेंटागन हो गया। ऐसे जुड़े नहीं होते, जस्ट मैंने ड्रॉ किया इस तरह से कि आपको समझ आए। और एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, क्या बन गया ये, पेंटागोनल बायपिरामिडल। यहाँ सब जगह क्या है, फ्लोरीन आपका। अगेन आपके ये 5 बॉन्ड्स जो एक प्लेन में है वो सेम लेंथ के होंगे, ये दोनों आपके थोड़े बड़े होंगे। ठीक है, एंगल की अगर हम बात करें, इनके बीच में 72 डिग्री, और ये जो ऊपर वाला है एंड प्लेन ऑब्वियसली वो 90 डिग्री पे है, तो इनके बीच में क्या जाएगा 90 डिग्री। या यहाँ अगर आप बात करो तो ये भी 90 डिग्री। क्लियर, क्योंकि आपका प्लेन है और जो बॉन्ड आपका ऊपर है उसके बीच में तो 90 डिग्री होगा ना। तो इन पांचों में कोई भी एक बॉन्ड अगर आप कंसीडर कर लो, उसका एंगल ऊपर वाले या नीचे वाले जो भी बॉन्ड है दोनों में से किसी के साथ भी अगर आप एंगल निकालना चाहो तो 90 डिग्री आएगा। ठीक है, सो ये हमारे क्या बन गया आपकी इसकी शेप, पेंटागोनल बायपिरामिडल। ठीक है, और दूसरी तरह से अगर आप इसको करो तो कैसे ड्रॉ करोगे, वहां पे भी आपको पेंटागन ड्रॉ करना आना चाहिए, है ना। ये आपका पेंटागन बन जाएगा, यहाँ से 5 उससे, है ना, 5 इससे आपका पेंटागन बन जाएगा। और अगर मैं ऊपर और नीचे वाला अगर बॉन्ड बनाना चाहूँ, ये मैंने पिंक से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, थोड़ा बड़े वाला, तो ये आपका पेंटागन बना दे रहा है। एंड ये आपका जो मतलब ये वाले जो 2 एक्सियल बॉन्ड्स थे वो हो गए। तो इक्वेटोरियल एक्सियल वाली जो आपकी टर्म है वो सेम रहेगी, जहाँ पे भी इस तरह की शेप आ रही है, अबव एंड बिलो द प्लेन आपके लोब्स आ रहे हैं। ठीक, सो ये हो गई हमारी एक्सप्लेनेशन किसके बेसिस पे, हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे। ठीक है, और अगर हमें VSCPR थ्योरी के बेसिस पे करना है तो अगेन हम क्या करेंगे, अगेन सेम वैसे ही आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स लिखोगे। अब आई के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे सेंटर में, 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन से आए, 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके खुद के, है ना, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी आपकी कैसी स्पीशीज हुई, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ठीक है, तो इसी तरह से आपको एग्जाम में देखो कोई भी मॉलिक्यूल आपका जो आएगा वो उसको आपको एक्सप्लेन करना सब्जेक्टिव पेपर में इसी तरह से आएगा कि आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए उसकी शेप ऑन द बेसिस ऑफ बोथ द कॉन्सेप्ट्स। एमसीक्यूज में अगर आएगा तो आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, शेप पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए। अच्छा, इक्वेटोरियल एक्सियल पे आता है उस पर पता होना चाहिए। हम आफ्टर द चैप्टर क्विज भी करेंगे एंड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, है ना, तो उसमें आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे बेसिकली
सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है जहां ऐसे कंपाउंड्स हम कंसीडर करें जहां लोन पेयर भी इंक्लूड होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों होगा। अभी तक हमारे पास खाली कितने कंपाउंड ऐसे हमने मॉलिक्यूल्स किए जिसमें खाली बॉन्ड पेयर्स था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगला जो हम मॉलिक्यूल लेंगे अब लोन पेयर वाला, सबसे सिंपल, आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, एमोनिया। अमोनिया अगर आप कंसीडर करो, आपको पता है 3 बॉन्ड ये बना रहा है और इसके ऊपर लोन पेयर होता है, मतलब ये आपका ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों हैं। तो सेंट्रल एटम आपको कौन सा है? नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। चलो इसकी लिखेंगे फिर से हम क्या, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक एक मॉलिक्यूल हर तरह का इसीलिए करके दिखा रही हूँ कि आपकी प्रैक्टिस इसके लिए हो जाए। सो अगर आपको इसके अलावा इसी के बेसिस पे कोई भी आपको मॉलिक्यूल आए तो आप उसको एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। बाकी हम प्रिडिक्ट कैसे करते हैं हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, उसका फॉर्मूला है, वो भी हम सारी हाइब्रिडाइजेशन सारे मॉलिक्यूल्स करने के बाद करेंगे। सो नाइट्रोजन के लिए 1s2 2s2, आगे क्या जाएगा, 7 है ना, 4 हो गया, 3 और 2px1 2py1 2pz1। अब आप देख सकते हो एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स यहाँ से इजिली बन जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन है आपकी sp3, मतलब ज्योमेट्री आपकी क्या हुई, टेट्राहेड्रल, है ना। मैंने आपको बताया था ज्योमेट्री एंड शेप में फ़र्क है। ज्योमेट्री और शेप सेम कब होती है, जब आपके सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हों। लेकिन अगर कहीं लोन पेयर आ गए हैं तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर या लोन पेयर्स अगर ज़्यादा हैं तो लोन पेयर इन सारी रिपल्शंस के कारण एंगल चेंज हो जाता है एंड शेप आपकी चेंज हो जाती है, ज्योमेट्री और शेप सेम नहीं रहती। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। अब देखते हैं कि इसकी शेप कैसी है। तो अगर ये तो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, एक्साइट कराने की जरूरत नहीं। टेट्राहेड्रल का देखिए कैसी शेप होती है, ठीक। टेट्राहेड्रल का हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे आपके, मैं इसको दूसरे कलर से ड्रॉ करती हूँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन और यहाँ, ठीक है। ये आपका कौन सा ऑर्बिटल है, जो 2s से बना हुआ है ना, तभी आपका वहां पे क्या है, पेयर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल। नॉन हाइब्रिड भी नहीं कहना चाहिए एक्चुअली, हाइब्रिडाइजेशन में तो वो गया है नो डाउट, बट यहाँ आपका बॉन्डिंग में वो नहीं इंक्लूड हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देती हूँ, यहाँ पे हमें वर्ड आएगा आपका नॉन बॉन्डिंग, ठीक। नॉन बॉन्डिंग कहना चाहिए क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में तो यस गया ही, तभी हमने कहा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नॉन बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक। और बाकी तीनों में क्या है, बॉन्ड बन रहा है। किसके साथ बन रहा है, इसको मैं येलो से ड्रॉ करती हूँ। 3 आपके हाइड्रोजन के साथ बन रहा है ना, यानी 1 2 3, और इनके इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो कि मैंने येलो से शो कर दिए, ठीक। तो आप देख सकते हो 3 बॉन्ड्स यहाँ किसके बने, हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे पेयरिंग हो गई, ये आपका लोन पेयर ऑलरेडी था ही। तो जो ये लोन पेयर है ये क्या करेगा, नॉर्मल एंगल हमारा कितना होना चाहिए था, नॉर्मल एंगल आपका टेट्राहेड्रल के केस में होता है ये 109 डिग्री 28 मिनट्स, राइट। बट लोन पेयर के कारण जब रिपल्शन होती है, ऑब्वियसली होगी, तो आपका जो एंगल है वो रिड्यूस हो जाता है 107 डिग्री पे। एमोनिया के लिए आपका एंगल, बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या है, 107 डिग्री। तो इसकी शेप कैसी हो गई, 1 2 3, हमने 3 ये बॉन्ड्स बनाए, ये लोन पेयर बनाया और एंगल हमारा कितना है, 107 डिग्री। तो ये आपकी शेप कैसी हो गई, ज्योमेट्री थी टेट्राहेड्रल, शेप हो गई ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। बाय पिरामिडल मत बोल देना, वो तब होता है जब 2 पिरामिड्स हैं। यहाँ एक ही पिरामिड जैसा बन रहा है ना, तो पिरामिडल खाली। ये आप अगर शेप देख के समझ के करोगे, है ना, तो दिक्कत नहीं आएगी, रट्टा मारोगे तो प्रॉब्लम रहेगी। ट्राइगोनल मतलब ट्रायंगुलर वाला पिरामिड बन रहा हो, ठीक है। क्योंकि पिरामिड्स आपने देखे होंगे ना, अगर आप देखो 3D फिगर है वो, उसकी हर फेस में ट्राइंगल बन रहा है या स्क्वायर उसका बेस है, कैसा बेस है वो भी डिपेंड करता है। तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया, ठीक। तो हमने एंगल कर लिया, बॉन्ड्स कर लिए, ठीक। कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी, हमने कैसे बनाई,
ज्योमेट्री, शेप, आई थिंक हमारी इसमें सारी चीज़ें कवर है। यस, ये मैं मेंशन कर देती हूँ। 1s आपके हाइड्रोजन वाले हैं ये, जिसके साथ ये बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है। अब इसी के जैसे और भी एग्जांपल्स हैं, है ना, PCl3, तो इस तरह का जो आपका एग्जांपल है। और अगर कैटायन की बात करें, हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव, तो ये भी इसी के एग्जाम्पल हैं। इनकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है एंड शेप कैसी होगी, इसके जैसी ही ट्रायगोनल पिरामिडल। तो लोन पेयर आने की वजह से आपकी शेप चेंज हो गई। ठीक, ये तो था आपका यहाँ पे एक लोन पेयर। अब अगला मॉलिक्यूल हम वो लेते हैं जहाँ पे दो लोन पेयर्स हैं। वो भी आपका बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल है, आप रेगुलरली पढ़ते ही रहते हो उसको हर जगह, वाटर। ठीक है, चलिए, वाटर में हमारे ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर्स आ जाएंगे ना। सेंट्रल एटम आपका ऑक्सीजन, हाँ, इसकी फिर से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2px, 2, 2py1, 2pz1। चेक करें क्या पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, ठीक है। हमें पता है कि हम पहले सिंगली ऑक्यूपाई करते हैं, उसके बाद हमारी पेयरिंग होती है। तो दो बॉन्ड्स बनाने थे, यहाँ पे भी दो बॉन्ड्स बन रहे हैं। और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी सेम वैसे ही sp3 रहेगी हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब ज्योमेट्री भी आपकी क्या आ जाएगी, सेम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर। और अगर आप देखें तो आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर्स होते हैं ना, तो यही वो दो लोन पेयर्स हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो अब अगर आपको शेप यहां ड्रॉ करनी होगी, क्या कैसे ड्रॉ करोगे, सेम वैसे ही ठीक। अगेन मैं इसमें डिफरेंट कलर से, ये तो आपके लोन पेयर्स हैं, ये आपके सिंगल वाले हैं। इनकी बॉन्डिंग जब होगी किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ हो रही है, तो हाइड्रोजन का सिंगल वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये दोनों कौन से हो गए, नॉन बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन में तो आपके सबके सब गए, चारों गए, लेकिन दो तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए हैं, दो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। जहां दो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए हैं वहां आप देख सकते हो इसको। अगर मैं दूसरी शेप ड्रॉ करूं, ऑक्सीजन, ये ऐसे, ठीक है। और इसमें एंगल आपका रिड्यूस होके क्या हो जाता है, 104.5 डिग्री, क्योंकि यहाँ दो लोन पेयर्स हैं तो और रिपल्शन होगी, और रिपल्शन होगी तो बॉन्ड एंगल और घट जाएगा। पहले आपका देखो होना क्या चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट टेट्राहेड्रल में। अमोनिया में एक लोन पेयर था, थोड़ा घटा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा मैंने आपसे कहा था ना, मैंने आपको ध्यान होगा बताया था, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड फिर बॉन्ड पेयर। तो जितने ज़्यादा लोन पेयर्स बढ़ेंगे, नेचुरली आपकी रिपल्सिव फोर्सेज जो ज़्यादा लगेंगी, बॉन्ड एंगल आपका और कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल और कम हो गया है। ठीक है, ओके। तो ये आपके 1sh, ये भी 1sh ऑर्बिटल, ठीक, इसके साथ कंबाइन करके बॉन्ड बना रहा है। एंड अगेन यस, हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं जैसे हमने किसमें किया था, अमोनिया में। अब इसके जैसे और कौन से कंपाउंड्स हैं, SO2, SnCl2, ठीक है, इनकी भी सबकी ज्योमेट्री आपकी है टेट्राहेड्रल। हाँ, शेप क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे वी शेप या बेंट मॉलिक्यूल, वी शेप या बेंट शेप, बेंट मॉलिक्यूल, जो भी आप कहना चाहो। क्लियर। सो हमने दो तरह के मॉलिक्यूल्स किए जिसमें लोन पेयर्स आपके एक में एक था, एक में दो लोन पेयर्स। सो अब देखिए, हमने देखा कि आपके बॉन्ड एंगल्स जो चेंज हो रहे हैं वो कब चेंज हो रहे हैं, जब लोन पेयर आ गए हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ। एंड सपोज कीजिए BF3, BCl3, ठीक, AlCl3, अच्छा, और इसी में अगर मैं ले लूँ BBr3, ये चारों में अगर आप देखो, इन तीनों में सेंट्रल एटम सेम है, बाहर वाले जो आपके तीन एटम्स हैं वो डिफरेंट हुआ है। इसमें बाहर वाले दो अगर आप कंपेयर कर लो, बाहर वाले एटम सेम है, सेंटर वाला चेंज हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर एटम चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेंज होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, इन सब के बॉन्ड एंगल 120 डिग्री ही हैं। हमने किया था ना,
BF3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp2, उस केस में आपका बॉन्ड एंगल था 120 डिग्री। इनमें सब में ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल सेम है। तो नोट करने वाली चीज क्या है, विद चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल आपका चेंज नहीं होता। ठीक है, बॉन्ड एंगल चेंज होता है आपका सिर्फ जब लोन पेयर्स इंक्लूड हो जाएंगे तो। अदरवाइज अगर आपके मॉलिक्यूल की रेगुलर ज्योमेट्री है, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खाली चेंज हो रही है, चाहे सेंट्रल एटम की चाहे सराउंडिंग एटम्स की, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखिए, मैं मेंशन कर दे रही हूं, बॉन्ड एंगल डज नॉट चेंजेस विद चेंज इन किसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एंड सराउंडिंग एटम्स, दोनों के लिए ही है। ठीक है, सराउंडिंग एटम्स। अच्छा, एक एग्जांपल अगर मैं ऐसे ही और लूं, सपोज कीजिए मैंने एग्जांपल लिया CH4 CCl4, साथ में मैं एक कैटायनिक स्पीशीज ले लेती हूं NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पे भी आपका लोन पेयर कहीं नहीं आया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो N के ऊपर लोन पेयर था वो किसको दे दिया, हाइड्रोजन को। कैटायनिक स्पीशीज बन गई लेकिन लोन पेयर नहीं है, तो इसके केस में भी सबका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स। क्लियर, तो यानी ये चीज क्लियर होगी कि हमारा बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही है, चाहे कैटायनिक स्पीशीज आ जाए चाहे आपकी एनायनिक स्पीशीज आ जाए, बॉन्ड एंगल सेम रहेगा। ठीक, सो आज के लिए हमारे लेक्चर में इतना ही, जितना हमने किया है इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा एंड फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में और इस तरह के कुछ मॉलिक्यूल्स करेंगे जहाँ पे हो सकता है, जैसे तो अभी हमने sp3 वाले केस में ही किए लोन पेयर्स, जब आपकी जो बड़ी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d है ना, उनके केस में भी लोन पेयर्स इंक्लूड करके कैसी आपकी हाइब्रिडाइजेशन, कैसी आपकी शेप आती है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड जो मैंने आपके फॉर्मूले की बात की टू प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन, उस फॉर्मूले की रिगार्डिंग हम न्यूमेरिकल्स तो नहीं कहेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे कि हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर हमें कोई अननोन सा मॉलिक्यूल दे दिया जाए जिसकी हमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। ठीक, सो टिल देन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, एक इन्फॉर्मेशन देनी है, जल्द ही मेंटी क्विज होने वाला है। ठीक है, क्या है वो, उस क्विज में वो लाइव क्विज होगा एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं आपको एडवांस में सरप्राइज, वैसे तो सरप्राइज देना चाह रही थी बट यस, सरप्राइज के बजाय मैं आपको एडवांस में बता देना चाह रही हूँ कि क्विज आपका जो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं उसके रिगार्डिंग होगा, जैसे वो चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करेंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इन्वॉल्व हुए उस क्विज में एंड बहुत मज़ा आने वाला है। क्विज में हर तरह के क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, थोड़े टफ थोड़े मुश्किल, टाइमर आपको टाइम दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए एंड आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यू कैन बी द वन जो टॉप नंबर्स में हो सकता है, तो आप अपने आप को एसेस कर सकते हैं कि आपने चैप्टर कितना प्रिपेयर किया। सो हम स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली फर्स्ट चैप्टर से, तो उसके लिए एडवांस में मैं आपको कह रही हूँ आप लोग प्रिपेयर रहिए, क्विज जल्दी ही होने वाला है, आपको पता लग जाएगा। पता लगने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है एंड बेल आइकन प्रेस करके रखना है, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि कब आपका क्विज होने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस एंड हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।